नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास 4th। और इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। ये सारी की सारी क्लास हरियाणा सीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड सब देखें और फिर उसके बाद आए आप 4th क्लास पे, ताकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो। यहाँ पे मैं आपकी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी कंप्लीट कराऊंगा हरियाणा सीईटी की। और जब आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी एग्ज़ाम की, उसके बाद हम हरियाणा जीके भी करेंगे। और साथ में मैं ये दिखाऊंगा आपको कि जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन भी आए हैं और उन क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज के इस सेशन को, जहाँ पे आज हमारी 4th क्लास रहने वाली है हरियाणा सीटी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं एक कलर और ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, और वो कलर है अपना रेड। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को रेड कलर के साथ में ही। यहाँ पे आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल के बारे में या प्रस्तावना के बारे में। अब आप कहोगे कि सर ये प्रीएम्बल है क्या, थोड़ा सा हमें समझाओ ताकि हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो मैं आपको उसके लिए एक तस्वीर दिखाऊंगा और उस तस्वीर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको ये नज़र आएगी भाई, एक बार थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप देखो भाई, ये जो है आपका प्रीएम्बल है। अब अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते हो ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोलते ही आपको ये नज़र आएगा। जैसे हम किताब खोलते हैं और किताब खोलते ही हमें ये पता लगता है कि इस किताब में कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर का नाम क्या है और किस पेज नंबर से लेके किस पेज नंबर तक वो चैप्टर आपका है। फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे एक इंट्रोडक्शन है चैप्टरों का। ऐसे ही भारत के संविधान को जब आप ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का पेज नजर आएगा, जो कि भारत के संविधान का इंट्रोडक्शन देता है कि भारत का संविधान कैसा है और किन सिद्धांतों के ऊपर भारत का संविधान काम करता है। ये सारी चीजें इसके अंदर बताई हैं। तो इसी प्रीएम्बल को क्या बोला जाता है भाई, इसी प्रीएम्बल को प्रीफेस नाम से बोला जाता है। यानी एक इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो भारतीय संविधान का, वो है प्रीएम्बल। अब इसके बारे में जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चीज़ पहले मैं आपको यहाँ पे नोट करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको जाना होगा टेलीग्राम पे और सर्च करना होगा एग्जाम टॉक्स बिना स्पेस दिए। और उसके बाद आप क्या करें भाई, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। जैसे ही क्लास पूरी होगी मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। अब बात करते हैं प्रीएम्बल के बारे में। अभी अगर आप बात करें इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो बात है भाई 13 दिसंबर 1946 की। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या लेके आते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया संविधान सभा के सामने। संविधान सभा को कहा कि देखो मैंने कुछ बातें लिखी हैं और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम भारत का संविधान तैयार करेंगे। तो ये बात नेहरू ने 13 दिसंबर को तो बोल दी, पर बात ये आती है कि नेहरू की बात मानी कब गई। तो बात है भाई 22 जनवरी 1947 की। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडोप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडोप्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वीकार किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी को। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके क्या बनेगा भाई, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके बड़ा होके क्या बन जाएगा, यही आपका फिर कहलाएगा प्रीएम्बल। इतनी बात डन भाई, आई थिंक डन हो चुकी है। अब आप पूछोगे कि सर आपने बता दिया, तो क्वेश्चन तो बताओ कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया। तो आपका नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया। कब किया, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो 22 जनवरी 1947। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके क्या बनेगा, प्रीएम्बल बनेगा। इतना हम बता देंगे। अब इसके बारे में इतना तो हो चुका है। अब आते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आज आपके 2 चैप्टर्स में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो ये तो हमने लिख लिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है क्या इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उस तरीके की कुछ बातें हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके क्या बन गया, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल की ही बात कर लेते हैं अब, क्योंकि प्रीएम्बल कहलाता है आज के इसमें। तो प्रीएम्बल जो है
वो अमेंडेबल है, यानी इसमें बदलाव किया जा सकता है। और बदलाव कब किया गया? बदलाव एक बार किया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी इस समय इसमें बदलाव किया। और जब इसमें बदलाव किया तो 3 वर्ड ऐड किए, ठीक है, 3 वर्ड ऐड किए। कौन कौन से 3 वर्ड थे भाई? तो उनको एक बार आप देखो। एक है सोशलिस्ट, दूसरा कौन सा है? दूसरा है सेकुलर, और तीसरा जो वर्ड ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वो है इंटीग्रिटी। यानी इन 3 वर्ड को ऐड कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। कब? 1976 में। अब यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि इस संशोधन के अंदर प्रियम्बल के अंदर बदलाव कर सकते हैं। साथ में अगर कोई ये पूछ ले तो ये पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, या ऐसे लिख सकते हैं पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये है। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हैं। आपसे इतना पूछा जा सकता है, उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है? उसके बाद कुछ वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है, पर उन वर्ड्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। अगर पूछें कितनी बार बदलाव किया गया है तो हम बता देंगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है इसके अंदर। अब कुछ एक केसेस हैं इससे रिलेटेड, और केसेस कौन कौन से हैं? एक केस है भाई, कौन सा? केशवानंद भारती केस। कौन सा है? केशवानंद भारती केस। पर उससे पहले एक और भी आया था, ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस ये कब आया? 1960 में। ये आपका प्रियम्बल से रिलेटेड था। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या कहा गया? प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात कही गई इसमें। उसके बाद नेक्स्ट भाई एक केस और हुआ, उसका नाम है केशवानंद भारती केस 1973। कौन सा है? केशवानंद भारती केस 1973। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात इसमें इन्होंने यहाँ पे बोल दी। ठीक है, तो इतना याद रख लेंगे। ये पूछेंगे बेरूबारी यूनियन केस में क्या प्रियम्बल को पार्ट माना गया? तो नहीं माना गया भाई। अगर केशवानंद की बात करें तो पार्ट माना गया है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एक केस और है LIC ऑफ इंडिया केस। LIC ऑफ इंडिया केस, ठीक है। अब LIC ऑफ इंडिया केस कब का है? 1995 का है। इसमें क्या कहा गया? प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल। क्या कहा गया इसमें? प्रियम्बल अखंड पार्ट है भारत के संविधान का। प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये पूछ लें कि इस प्रियम्बल के अंदर डेट कौन सी मेंशन है, तो प्रियम्बल के अंदर डेट भाई कौन सी मेंशन है? देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यकीन ना हो तो। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई 26 डे ऑफ नवंबर, यानी 26 नवंबर 1949 की डेट जो है वो इसके अंदर मेंशन है। 26 ऑफ, ये अच्छा नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। 26 डे ऑफ नवंबर 1949 की डेट मेंशन है आपके प्रियम्बल के अंदर। इतनी आई थिंक आपको बात समझ आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब आप ये पूछ सकते हो, अब ये पूछें कि ये प्रियम्बल का आइडिया हमने लिया कहाँ से है? ठीक है, तो अगर ये पूछ लें कहाँ से लिया? आइडिया टेकन फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका को हम USA बोल सकते हैं। दुनिया का पहला संविधान जो आपका किससे स्टार्ट होता है? आपका प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, वो USA है। USA ने इन चीज़ों की शुरुआत करी थी, तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक वर्ड है भाई, इन वर्ड का मैं मीनिंग बताना आपको पसंद करूँगा। सोवर्जन का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जो किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं करती अपने फैसले लेने के लिए। सोशलिस्ट यानी भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो समाज को ध्यान में रख के सारे काम करेगा। सेकुलर मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे राष्ट्रपति डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाता हो। अब ये तो आपसे पूछ सकते हैं जो मैंने लिखवा दिए, पर कुछ एक बेसिक बातें भी हमें पता होनी चाहिए प्रियम्बल के बारे में, ताकि अगर कोई हमसे पूछे तो हम बता सकें। वैसे तो ये स्कूल के टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि किताब खोलते सबसे पहले यही दिखाई देता है।
अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भारत के प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय की बात करी है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो 3 तरीके के न्याय की बात करी गई है भारत के प्रियम्बल के अंदर। लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी कितने टाइप की है, यानी आज़ादी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। तो फ्रीडम कितनी है भाई? आपकी थॉट की, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, यानी 5 तरीके की आज़ादी आपको दी गई है, ठीक है। इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी यानी समानता, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, सभी को इक्वल अवसर मिलेगा भाई हर एक जगह। फ्रेटर्निटी की बात करें तो भाई फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो भारत के अंदर भाईचारा प्रमोट करना तो हमारी जिम्मेदारी है, ताकि किसी भी तरीके के दंगे या वाद विवाद भारत के अंदर ना हो और लोग आपस में ना लड़े। इस करके हम क्या करते हैं भाई, इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई। अगर हम बात करें क्या ये आपका एनफोर्सेबल है या नहीं, तो ये आपका कहाँ से लिया वो तो मैंने बता दिया। उसके अलावा 1-2 चीज़ें और रहेगी। क्या रह चुका है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, अमेंडेबल है और नॉन एनफोर्सेबल और नॉन जस्टिशिएबल, ये शायद नहीं पूछेंगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1। क्या आता है भाई? पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मित्रों, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? वो आपका संबंधित है पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक है। अब ये जो पार्ट 1 है ये हमें बताता है भारत के बारे में, कि भारत के अंदर किस तरीके से राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं, भारत के अंदर किस तरीके से राज्यों की बाउंड्री चेंज करी जा सकती हैं और भारत का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे हमें बताई हैं चैप्टर या पार्ट 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में हमें कुछ एक पॉइंट ही याद रखने हैं, सारे के सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं आर्टिकल 1 आपको बताऊंगा। आर्टिकल 1 में कहा गया है, एक सेकंड थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं भाई। आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया जिसका नाम भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और एक ऐसी यूनियन जिसको हम तोड़ नहीं सकते। यानी भारत से अगर कोई अलग होना चाहे राज्य, जैसे मान लो पंजाब है, ठीक है, अरुणाचल है, तो वो नहीं हो सकते अपनी मन मर्जी से। हाँ, अगर हम मानते हैं कि भाई पंजाब ज़्यादा बड़ा है, उत्तर प्रदेश ज़्यादा बड़ा है, तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े कर सकता है, 2 राज्य बना सकता है। यानी आर्टिकल 1 बताता है भारत के नाम के बारे में और भारत की प्रशासनिक इकाई या किस तरीके से भारत के अंदर शासन किया जाता है उस चीज़ के बारे में। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 2 और 3 आपकी अलग तरीके की बातें लिखी गई हैं। जैसे अगर आप बात करोगे आर्टिकल 2 की, तो आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि कोई ऐसा पार्ट जो अभी तक भारत का नहीं है उसे भारत के अंदर मिलाना है तो कैसे मिला सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों का नाम चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, तो आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। ये बातें आपकी लिखी गई हैं, पर हमारे लिए ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी। इन 1947 प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी भाई, रजवाड़े कितने थे, प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी। तो यहाँ पे देखो अलग अलग किताबें हैं और उन अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। ज़्यादातर अगर आप बात करोगे तो जो भारत का हिस्सा था उस तरफ आपकी 552 रियासतें थी। वैसे 565 लिखी गई हैं, पर उनमें से कुछ आपकी रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान वाले एरिया में थी। तो 552 रियासतें थी, जिसमें से लगभग सभी ने ज्वाइन कर लिया, पर 3 ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। 3 कौन कौन से थे? एक तो जम्मू एंड कश्मीर था भाई, जम्मू एंड कश्मीर, इसको भी भारत में मिलाया गया। एक हैदराबाद था और तीसरा जूनागढ़ था। अब ये जूनागढ़ जो है ये तो है भाई गुजरात में, इसको भी हमने भारत में मिला लिया। हैदराबाद मॉडर्न डे तेलंगाना में है और जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, पर पहले तो एक स्टेट थी। अब बात आती है कि इनको कैसे मिलाया। जम्मू एंड कश्मीर को मिलाया भाई बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, एक दस्तावेज पे साइन करके, बाय इंस्ट्रूमेंट
ऑफ असेशन। हरियाणा के स्टूडेंट है, कई बार पचे को नहीं उनका जो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बता देने तो उनका नू हो जाए एक्स्ट्रा क्यों बता दिया, बाय पुलिस एक्शन। हैदराबाद को मिला लिया। और जूनागढ़ को कैसे मिलाया भाई, जूनागढ़ को मिलाया रेफरेंडम से, यानी लोगों से पूछा गया कि आप भारत में आना चाहते हो या पाकिस्तान में, तो लोगों ने कहा भारत में, जबकि राजा पाकिस्तान में जाना चाहता था, पर भारत में मिलाया गया, रेफरेंडम करवाया गया और रेफरेंडम के थ्रू इसे भारत में मिला लिया। अब देखो भारत बन चुका है, भारत के अंदर लगभग सारी चीज़ें आ चुकी हैं, पर हमारे सामने ये सवाल आता है कि गोवा को 1947 में ही भारत के अंदर शामिल नहीं किया गया, दादर नगर हवेली को नहीं किया गया, पुदुचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में थी तो वो भी हमारे हाथ नहीं लगी, तो ये कब भारत में शामिल हुई। और साथ में अलग अलग कमीशन बने भाई, और उन कमीशन का काम ये था कि बताओ भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो उन कमीशंस के बारे में जिक्र करते हैं क्योंकि वहाँ से एक पर्सन आने की संभावना है। तो यहाँ पे अब देखो भाई कौन कौन से कमीशन आए। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक आया धर कमीशन, या धार कमीशन भी बोल सकते हैं भाई कुछ लोग इसे। तो धर कमीशन आया आपका 1948 में। अब इस धर कमीशन के चीफ कौन थे, एस.के. धर चीफ, या आप चेयरमैन कह सकते हो, चीफ कह लो या चेयरमैन बोल लो भाई। तो एस.के. धर इसके चेयरमैन थे। अब ये चेयरमैन साहब जो हैं अपनी सलाह देते हैं और कहते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य नहीं बना सकते। नॉट फॉर्म्ड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये बात यहाँ पे आपकी कही गई इनके द्वारा, ठीक है। अब चलो इन्होंने तो ये बात कह दी, उसके बाद एक कमेटी और आई जिस कमेटी का नाम था जेवीपी कमेटी, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताभी सीतारमैया। तो यहाँ पे इस कमेटी में कौन थे, यहाँ पे देखो ये जो कमेटी है ना, जवाहरलाल नेहरू, ये पटेल और ये सारे, ठीक है, ये बनाई गई। अब बात ये आती है कि भाई ये जो कमेटी है इसमें मेंबर कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताभी सीतारमैया, तीनों ही कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है। तो ये तीनों कांग्रेस के लीडर मशवरा करते हैं आपस में और कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। रिजेक्टेड लैंग्वेज थ्योरी इसने भी मना कर दिया कि भाई भाषा के आधार पे राज्य नहीं बन सकते, यानी एक भाषा और एक राज्य गलत है ये बात। उसके बाद आया फजल अली कमीशन। कौन सा आया भाई, फजल अली, एक सेकंड थोड़ा सा इसको पीछे लिख लेते हैं, फजल अली कमीशन। अब ये जो फजल अली कमीशन आया ना मित्र, इस फजल अली कमीशन की बात है 1953 की। अब 1953 में फजल अली कमीशन में और भी मेंबर्स थे, मेंबर्स की बात कर लेते हैं। एक का नाम है के.एम. पानिकर और दूसरे का नाम है हरदेनाथ खुंजरू, ठीक है, हरदेनाथ खुंजरू, ये मेंबर थे। अब इन्होंने लैंग्वेज की थ्योरी को तो रिजेक्ट कर दिया, पर ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं, पर एक राज्य में एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति हों ये जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या आया भाई, उसके बाद आया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इस एक्ट के तहत भारत के अंदर 1956 में 14 तो स्टेट्स बनी एंड 6 यूनियन टेरिटरी बनी भाई, ठीक है। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी। जैसे हिमाचल प्रदेश आज तो राज्य है पर पहले यूनियन टेरिटरी था, मणिपुर आज राज्य है पहले यूनियन टेरिटरी था, त्रिपुरा आज राज्य है पहले यूनियन टेरिटरी था। तो इस तरीके के पॉइंट आप याद रख सकते हो। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया जिसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। इतनी चीज़ याद रख लोगे और ये मेंबर्स के नाम याद रखना। उसके बाद देखो भाई, देखो क्वेश्चन सारे करके आओगे, गारंटी है मेरी। हाँ थोड़ा बोरिंग हो सकता है आपके लिए क्योंकि मैं थोड़ी बकवास नहीं कर रहा इसमें और रेगुलर आप काम कर रहे हैं, इस करके आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, पर डेफिनेटली विश्वास रखो सिस्टम पार देंगे हैं, मतलब पेपर में क्वेश्चन कराओगे भाई सारे। गर्मियाँ आ चुकी हैं, दिन बड़े हैं, पानी पूनी पियो अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करो, सारा दिन यूटिलाइज करो, अपने वेस्ट नहीं करना टाइम। और जब आपका पेपर आएगा तो सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो रेगुलर अपनी पढ़ाई रख रहे हैं। जो अपने बच्चे रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे उनका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, सीधी बात यही है। दूसरी बात ये कि सर आप ये कहोगे कि चलो हम कर लेंगे आपकी बात कही हुई, पर हमें ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो आपको बिना स्पेस दिए जाके सर्च करना है एग्ज़ाम टॉक्स पे, टेलीग्राम पे एग्ज़ाम टॉक्स नाम, और आपको ये PDF मिल जाएगी। अब आते हैं अपने
आगे के टॉपिक की तरफ। अब बात आती है कि भाई दादर और नगर हवेली, कौन सा, दादर और नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, ये किन के कब्जे में था, तो ये कब्जे में था भाई पुर्तगालियों के। अब पुर्तगालियों को यहाँ से हमने कब निकाला, तो 1954 में हमने दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से ले लिया। फिर बात आ गई सर दमन और द्वी के बारे में भी हमने सुना है, ठीक है, दमन एंड द्वी और साथ में गोवा राज्य, इनको कब मिलाया, इनको भाई 1961 में हमने ले लिया। ये भी किन के अंडर थे, तो ये भी पुर्तगालियों के अंडर ही थे, ये पुर्तगालियों के अंडर ही थे। 1961 में हमने भारत में मिला लिया और पुर्तगालियों को यहाँ से निकाल दिया। पहले गोवा को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 1987 में एक स्टेट का दर्जा दे दिया था। उसके बाद आता है जी पुदुचेरी, जिसे आज के समय पुदुचेरी पर पहले पौंडीचेरी बोलते हैं। ये भी आपकी किसके अंडर थी, 1954 में हमने ये फ्रांसीसियों से ले ली थी। और इसकी और भी एरिया है, पुदुचेरी, करिकल, माहे और यनम, इन सभी को हमने पुर्तगालियों से खाली करवाया और पूरे तरीके से इनको भारत में मिलाया। और भारत के अंदर मिलाने के बाद इन्हें क्या दे दिया गया भाई, यूनियन टेरिटरी का दर्जा या फिर स्टेटस जो है वो दे दिया गया। और लास्ट जो आपकी यूनियन टेरिटरी बनी है वो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर है, और साथ में उससे पहले स्टेट बनी थी 2014 में तेलंगाना, तो उस चीज़ को आप याद रखेंगे। उससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट आपका नागरिकता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा क्योंकि इतना ही पूछा जा सकता है सीटी में। पार्ट दो जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट चैप्टर। पार्ट 2 किस चीज़ से रिलेटेड है मेरे भाई, सिटीजनशिप से। इसको अब अलग कलर में लिखना होगा, पार्ट 2 सिटीजनशिप। उसके बाद अगर बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक है पार्ट 2, ठीक है, इतना याद रख लोगे। अब पार्ट 2 में भाई ये आर्टिकल सारे याद नहीं रखने, क्योंकि अपन कर रहे हैं हरियाणा सीटी की तैयारी और हमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है जहां से हमारे क्वेश्चन बन सकें। देखो, एक तो है वो व्यक्ति जो दूसरे देश के हैं, उन्हें हम बोलते हैं एलियंस, और एक वो व्यक्ति हैं जो भारत के हैं, भारत में वोट डाल सकते हैं, भारत के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं, वो भारत के नागरिक कहलाते हैं। और यहाँ पे नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और खोने के कितने तरीके हैं भाई, खोने के 3 तरीके हैं। एक्वायर कितने तरीकों से कर सकते हो, सिटीजनशिप या नागरिकता। तो इसकी अगर आप बात करें एक्वायर करने की, तो वो आपके 5 तरीके हैं। एक तो है बाय बर्थ, सिर्फ इतना याद रख लियो कि अगर आपका भारत में जन्म होता है और माता पिता में से कोई एक आपका भारत का है तो आप बाय बर्थ क्या हो जाएंगे, इंडियन हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा तरीका है बाय डिसेंट, यानी आपके पूर्वज यहाँ के हैं तो आप भी भारत के नागरिक बन सकते हो। उसके बाद है बाय रजिस्ट्रेशन करा के बन सकते हो, ठीक है। ये सारे तरीके के नाम याद रख लियो बस। बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, आपको काफ़ी समय हो गया और भारत सरकार ने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई 15 साल से तुम आ रहे हो, यहाँ पे रह रहे हो, तो तुम अब भारत के नागरिक हो। उसके बाद लास्ट आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी भारत ने मान लो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, तो वो आपकी टेरिटरी तो ले चुके, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कानून पास करके बोल देंगे कि ये सारे नागरिक जो इस एरिया में रहते हैं जिसके ऊपर हमने कब्जा किया है वो सारे के सारे भारत के नागरिक हैं। तो कोई एरिया कब्जा कर लिया तो। अब खोने के भी तरीके हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकता है, तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप के भाई तरीके हैं 3। कितने हैं, मात्र 3 तरीके हैं। बाय रेनंसिएशन, ठीक है, यानी आप अगर त्याग देते हो, ठीक है, अपने आप की भाई मैं तो भारत का नागरिक ही नहीं रहना चाहता। बाय टर्मिनेशन, ठीक है, अब आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया तो आपकी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, उसे बोलते हैं बाय टर्मिनेशन, ठीक है। अगर आप खुद छोड़ते हो तो रिनाउंस कर दिया, आपने त्याग कर दिया। टर्मिनेशन का मतलब क्या है, सरकार ने टर्मिनेट कर दी क्योंकि आपने दूसरे की एक्वायर कर ली। बाय डेप्रीवेशन, आपने मान लो गलत तरीके से भारत की नागरिकता ली है, या आप युद्ध के समय में भारत को छोड़ के भाग जाते हो या गद्दारी करते हो अपने देश के
खिलाफ, अपने संविधान के खिलाफ या फिर कोई और मामले में, तो आपकी जो भारत की नागरिकता है उससे आपको वंचित रखा जा सकता है, आपकी भारत की नागरिकता ख़त्म करी जा सकती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता ख़त्म हो सकती है और 5 तरीके हैं जिससे प्राप्त कर सकते हैं। भारत के अंदर नागरिकता का कंसेप्ट है और सिंगल सिटीजनशिप का, कैसा, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है भारत में, सिंगल सिटीजनशिप का। और ये जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से हमने ये कंसेप्ट या ये आइडिया जो है ये उठाया है भाई। एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं किस तरीके से आप प्राप्त करोगे, कैसे खो सकते हो, जन्म के ऊपर बहुत सारे मैटर हैं, पर हमें सिर्फ इतना याद रखना है जो हमारे सीईटी एग्ज़ाम में आए और हम यहाँ पे कर पाएँ। तो यानी आपके आर्टिकल 5 से लेके 11 तक कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो सिटीजनशिप पाने की बात करते हैं और कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो सिटीजनशिप लूज़ करने की बात करते हैं। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और अगर आपको समझ आई हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जाएंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे एग्ज़ाम टॉक्स, और सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे भाई, आप यहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हैं। अभी देखो रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, उसी समय में ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज देता हूँ ताकि आप डाउनलोड कर सकें। ये आज अपनी क्लास जो है ये रहने वाली है, कौन सी, 4th क्लास है भाई। पीडीएफ है, प्रिंट वाला कर लें ऑप्शन, ताकि भाई आप ये सारी ले सको पीडीएफ आराम से। टेलीग्राम एग्ज़ाम टॉक्स अब लिख देते हैं, हरियाणा सीईटी 2025 पॉलिटी क्लास 4 नोट्स, ठीक है भाई। इसको जाके डाउनलोड कर लियो आप, और यहाँ पे ये मैंने पीडीएफ आपकी भेज दी है। आई थिंक इस पीडीएफ से आपको मदद मिलेगी और इसी पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल के रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए लिख दी हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, पर मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।